बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 9 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 9 बफर सोल्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बफर सोल्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। बफर सोल्यूशन और उसके इस्तेमालात, उसके यूजेस। अच्छा, बफर सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है ना, जैसे फ़िज़िक्स के अंदर आपको एक चीज़ बार बार तकलीफ़ देती है, घूम फिर के आ जाती है, ऐसे ही होता है ना। वो क्या है? स्केलर एंड वेक्टर्स, वेक्टर्स वेक्टर्स वेक्टर्स। खैर, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पूरी सीरीज़ बना चुका हूँ। फ़िज़िक्स ओल्ड के नाम से क्या प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें मैट्रिक फ़िज़िक्स से वेक्टर्स मैंने समझाए हैं। और फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स ओल्ड बुक पूरा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने उसमें समझा दिया था। तो बहरहाल फ़िज़िक्स में जिस तरह, और ये समझे बगैर जब तक आप वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना, फ़िज़िक्स में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये उन चंद बड़े कॉन्सेप्ट में से एक है, इसलिए इसको आपको समझना ज़रूरी है। वेक्टर होता क्या, वरना फिज़िक्स में आप बैठ जाएंगे घूम फिर के, फिर ये वेक्टर आ जाएगा, फिर ये वेक्टर आ जाएगा, फिर ये वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि जिनको अगर आपने अच्छी तरह ग्रिप नहीं किया ना, तो फिर वो उस एक टॉपिक से जो 100 टॉपिक कनेक्ट हुए हुए ना, वो सब भी आपको समझ में नहीं आएंगे। और उनमें से ही एक कॉन्सेप्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, ये वाला। ये मैं बार बार बच्चों को समझाता हूँ, यार ये केमिकल इक्विलिब्रियम को अच्छे से समझ लें। पिछले चैप्टर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का ही था, चैप्टर नंबर 7 का। उस पर हम इस पर तफसील से बात कर चुके। यहाँ पर भी उसी का गेम है, उसी का गेम है। ज़रा एक आसान सी बात समझ लीजिएगा। ये बीकर है, इसमें आपने पानी लिया है, ये पानी ले लिया, ठीक है भाई। आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाल दिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद क्या होगा? ये आयनाइज होगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में आयनाइज होगा। लेकिन ये सपोज़ करें कि 100 मॉलिक्यूल्स अगर आपने डालें, तो क्या सबके सब आयनाइज हो जाएंगे? ये बात आप सुनते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रेडिली आयनाइज होता है, बड़ी तेज़ी के साथ आयनाइज होता है, आयंस में टूट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब का सभी हो जाता है, नहीं भाई। इसकी एक लिमिट है पानी की। जितना पानी ये है ना, उसके हिसाब से ये उतने ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जगह दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लिमिट होती है ना एक। समझ आ रही है बात आपको? एक गिलास पानी अगर आप लें, उसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है वो हल किया। सोल्यूशन की टाइप्स आपने देखी होंगी ना, अनसेचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये सोल्यूशन की टाइप्स होती हैं। तो आपने जो है 1 गिलास पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच नमक जो है आपने डाला, वो डिज़ोल्व हो गया। आपने दूसरा चम्मच नमक डाला, वो भी डिज़ोल्व हो गया। आपने तीसरा चम्मच नमक अब डाला है, आप हिला रहे हैं, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा। इससे क्या पता लगता है कि 1 गिलास पानी की लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा आप नमक उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते। या और कोई भी दूसरा सॉल्यूट है, वो आप उससे ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा नमक डिज़ोल्व हो जाए, तो फिर आप या तो पानी की मिकदार बढ़ा दें, 1 गिलास के अंदर मज़ीद पानी डालें, तो वो तीसरा चम्मच भी डिज़ोल्व हो जाएगा। या फिर इसका हल ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएं आप। उस गिलास और उस 1 गिलास पानी को आप चूल्हे पर रख दें, उसको हीट मिलेगी, फिर आप तीसरा चम्मच भी डालें, तो जैसे जैसे वो गर्म होता रहेगा, वक्ती तौर पे तीसरा चम्मच नमक भी जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये बात जहन में रखिएगा। तो ये आयनाइज तो होता है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% हो जाता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसकी भी तो लिमिट है ना, इसकी ये लिमिट है। तो यहाँ पर आपने जो 100 मॉलिक्यूल्स इसमें आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं HCl के, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयनाइज नहीं होंगे। इसमें सिचुएशन ये हो जाएगी कि अब यहाँ पर HCl के मॉलिक्यूल्स भी पड़े होंगे जो कि अनआयनाइज्ड स्टेट के अंदर हैं, और दूसरा
हाइड्रोजन आइंस भी मौजूद होंगे और क्लोराइड आइंस भी मौजूद होंगे। ये पहली बात है जो कि मैंने अभी समझाई है। अपनी इसी बात को इस इक्विलिब्रियम से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सब्र रखें। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो आपने 100 मॉलिक्यूल्स जो आपने डालने हैं, सपोज करें कि 50 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयनाइज हो गए HCl के, 50 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो गए, 50 जो हैं वो वैसे ही पड़े हुए हैं इसके अंदर, 50 वैसे ही पड़े हुए हैं। अब ये 50 जो आयनाइज हो गए, आइंस में टूट गए, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में, ये रिवर्स करेंगे, ये रिवर्स करेंगे। क्या रिवर्स करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। रिवर्स का सिस्टम ऐसा होगा, इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब इन 50 मॉलिक्यूल्स का गेम होगा, 50 मॉलिक्यूल्स का जो कि आयनाइज हो गए। अब ये 50 मॉलिक्यूल्स जो आयनाइज हो गए ये रिवर्स होंगे, हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन से दोबारा मिलेंगे और क्या बन जाएगा? HCl का मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर क्या होगा? फिर HCl का मॉलिक्यूल दोबारा आयनाइज होगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? कुछ हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दोबारा मिलेंगे, HCl के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सिस्टम चलता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। याद रहे कि मैं इन 50 मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा, इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो डिज़ोल्व हुए ही नहीं ना। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो कि 50 मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व हो गए हैं, आयनाइज हो गए हैं, उनमें रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू होगा, रिवर्स प्रोसेस शुरू होगा। तो अब इनके अंदर ये सिस्टम होगा, ये 50 मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें से कुछ आयनाइज होंगे, कुछ आयनाइज हुए हुए दोबारा HCl में कन्वर्ट होंगे, कुछ आयनाइज होंगे, फिर कुछ दोबारा से रिवर्स होके HCl में कन्वर्ट होंगे। इनके दरमियान फ़र्क होगा, एक स्पीड होगी, रेशो होगा, शेयर होगा, हिस्सा होगा। 50 मॉलिक्यूल्स में से जो सारे के सारे शुरू में आयनाइज हुए थे वो दोबारा रिवर्स करेंगे, तो इसमें से 10 मॉलिक्यूल, 10 ये हाइड्रोजन आयन और 10 जो है ये क्लोराइड आयन, ये दोबारा इन्होंने रिवर्स किया और 10 जो है वो HCl के मॉलिक्यूल बन गए। अब जो 50 आयनाइज हुए थे उनमें क्या सिचुएशन थी? स्टेप नंबर 1 में 50 जो आयनाइज हुए थे पूरे के पूरे पहले 50 आयनाइज हो गए, और आयनाइज होने के बाद अब इन 50 में से 10 हाइड्रोजन आयन और 10 क्लोराइड आयन ने रिवर्स किया और ये 10 HCl के मॉलिक्यूल बना लिए। अब क्या सिचुएशन है इन 50 की? अब इन 50 की ये है कि 10 जो हैं वो अनआयनाइज्ड हैं, HCl मॉलिक्यूलर फॉर्म में है क्योंकि रिवर्स हो चुका, और 40 जो हैं हाइड्रोजन आयन पड़े हुए हैं और 40 ही क्लोराइड आयन पड़े हुए हैं। फिर ये 40 हाइड्रोजन आयन और 40 क्लोराइड आयन में से 10-10 और बाहर आएंगे, 10 और निकले और इसमें से भी 10 और निकले, और इस तरह अब ये 20 जो है वो HCl के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 20। टोटल कितने हो गए? 20। अब ओवरऑल सिस्टम यहाँ का देखेंगे ना कि जो 50 HCl के मॉलिक्यूल्स मुकम्मल आयनाइज हुए थे, मुकम्मल आयंस में टूट गए थे, उनमें रिवर्स का सिस्टम शुरू हो जाएगा। इस 50 में से जो मुकम्मल आयनाइज हो गए थे, ये भी 50 आयनाइज हो गए थे, ये भी 50 आयनाइज हो गए थे, इनमें से 10-10 20 हाइड्रोजन आयन ने रिवर्स मारा है और 20 क्लोराइड आयन ने रिवर्स मारा है, और इसके नतीजे में 20 HCl के मॉलिक्यूल बन गए हैं। अब इस सॉल्यूशन की सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन ये कि ये जो 50 HCl के मॉलिक्यूल थे ये तो आयनाइज हुए ही नहीं, क्योंकि इसमें इतनी गुंजाइश ही नहीं थी, ये तो वैसे ही पड़े हुए, वैसे ही पड़े हुए। फिर ये सिचुएशन थी कि ये 50 HCl के जो मॉलिक्यूल थे ये पूरे के पूरे आयनाइज हो गए, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गए। फिर इन 50 में से ही इन 50 हाइड्रोजन आयन और 50 क्लोराइड आयन ने क्या किया? पहले 10 ने रिवर्स मारा, फिर 10 ने और रिवर्स मारा। तो अब जो सिचुएशन बनती है इन 50 HCl मॉलिक्यूल्स की जो कि डिज़ोल्व हुए थे, उसमें 20 HCl के हो गए
और 30 हाइड्रोजन आयन और 30 क्लोराइड आयन। अब क्या होगा, 5 जो है, 5 इसमें से हाइड्रोजन आयन और आगे आएंगे और 5 जो है क्लोराइड आयन और आगे आएंगे। अब क्या होगा इससे 5 जो है वो HCl के मॉलिक्यूल और बन जाएंगे। तो टोटल HCl के मॉलिक्यूल अब कितने हो गए, 25 हो गए, 25 HCl के मॉलिक्यूल हो गए। अब ये सिचुएशन है इसके अंदर, अब कंक्लूड करें तो, और हम इसको कहेंगे कि इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश हो गया। अब ये सिचुएशन है इसके अंदर कि 50 तो ऐसे HCl के मॉलिक्यूल हैं आउट ऑफ 100 जो कि आयनाइज हुए ही नहीं, पानी की इतनी गुंजाइश ही नहीं थी, और 50 में से सब के सब आयनाइज हो गए, 50 हाइड्रोजन आयन और 50 क्लोराइड आयन। फिर इसमें रिवर्स सिस्टम शुरू हुआ, 10 हाइड्रोजन आयन ने रिवर्स मारा, 10 क्लोराइड आयन ने रिवर्स मारा, फिर 10 हाइड्रोजन आयन ने रिवर्स मारा, फिर 10 क्लोराइड आयन ने रिवर्स मारा, फिर 5 हाइड्रोजन आयन ने रिवर्स मारा, 5 क्लोराइड आयन ने रिवर्स मारा। तो अब ये सिचुएशन हो गई है ओवरऑल कि 25 HCl के मॉलिक्यूल प्लस 25 हाइड्रोजन आयन प्लस 25 क्लोराइड आयन, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। अब बराबरी का मामला हो गया। अब ये 25 HCl, 25 हाइड्रोजन आयन और 25 क्लोराइड आयन, बराबर हो गया मामला। अब ये रुका नहीं है सिस्टम, रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं वो स्टॉपेबल नहीं होते, ये मुस्तकिल चलता रहता है, चलता रहता है। अब 1:1 का रेशो होगा, पता है कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब इस 25 आयन में से, हाइड्रोजन आयन में से एक निकलेगा यहाँ से और एक क्लोराइड आयन यहाँ से निकलेगा और एक HCl बनाएगा। उसी वक्त 25 HCl मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल आगे आएगा और वो एक हाइड्रोजन आयन बनाएगा और एक क्लोराइड आयन बनाएगा। अब 1:1 सिस्टम हो जाएगा। ये एक HCl का मॉलिक्यूल आयनाइज होके एक हाइड्रोजन आयन एक क्लोराइड आयन बनाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन और एक क्लोराइड आयन जो है मिल के HCl बनाएंगे। 1:1 सिस्टम शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, बराबरी वाला मामला भी हो गया और ये डायनामिक भी है, मुस्तकिल हरकत में है। हर लम्हे एक HCl 25 में से, अब देखें 25 बराबर रहेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये 25 मॉलिक्यूल अब बराबर हैं और ये 25 हाइड्रोजन आयन ये भी बराबर हैं, ये 25 क्लोराइड आयन ये भी बराबर हैं। हालांकि इनमें मुस्तकिल हरकत है, मुस्तकिल हरकत है। यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन एक क्लोराइड आयन निकल रहा है, एक HCl बना रहा है। यहाँ से 25 HCl में से एक HCl आगे आ रहा है, वो एक हाइड्रोजन आयन बना रहा है, एक क्लोराइड आयन बना रहा है। इन नटशेल अगर बात करूँ तो बराबरी वाला मामला हो गया। ये एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये दो मिलके इस एक को बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। ये इस सोल्यूशन के अंदर सिचुएशन अभी चल रही है। 50-100 मॉलिक्यूल आपने डाले थे, 50 तो वैसे ही पड़े हुए हैं, उनका कोई काम नहीं है। 50 के दरमियान ये गेम चल रहा है अब 25-25 वाला, 25-25-25 और मुस्तकिल हो रहा है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस इक्विलिब्रियम को, इस बराबरी को हम, क्योंकि ये डायनामिक है, डायनामिक का मतलब ही हरकत होता है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कहलाएगा। ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि हालत हरकत में है, मुस्तकिल ये काम हो रहा है, ठीक है। तो अब तो ये बड़ा सिस्टम अच्छा है। आप यकीन करेंगे कि आपकी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, आप इसको बिल्कुल इस कंटेनर की तरह समझें कि ये जिस तरह कंटेनर है इसी तरह हमारी बॉडी है। और जिस तरह इस कंटेनर में पानी है ना, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में पानी है। परफेक्ट मिसाल है, हमारी बॉडी में पानी है। आपके हाथों में, पैरों में, हड्डियों में, दिमाग में, सब जगह पानी मौजूद है। अब पानी मौजूद है तो आपके पानी मौजूद है आपके जिस्म के अंदर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन भी मौजूद है और हाइड्रोक्साइड आयन्स भी मौजूद है। ये दोनों मौजूद है, ठीक है, ये दोनों मौजूद हैं।
और यहाँ पर भी अब ये कैसे मौजूद है, ये रहा पानी H2O, ये वाला मामला चल रहा है H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये यहाँ हमने बीकर की मिसाल ली थी, इसमें पानी लिया था, इसमें HCl डाले थे, 100 मॉलिक्यूल HCl के डाले थे, 50 जो है उनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था और 50 वैसे ही पड़े हुए थे। बिल्कुल इसी तरह आपका जिस्म जो है, इस कंटेनर की तरह आपकी बॉडी, इसमें जो पानी मौजूद है, ये भी क्या हो रहा है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इजाफी भी हैं, जैसे कि ये 50 थे, इनका कोई किरदार नहीं है, वो पड़े हुए हैं, ठीक है, और ऐसे भी हैं जो कि आयनाइज हो रहे हैं और रिवर्स हो रहे हैं, यानी कि उनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। समझ आ गई बात? आपकी बॉडी में भी, मेरी बॉडी के अंदर भी डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। अब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये है आसान सा कि जिसमें बराबरी आ जाए। अब एक भी चीज़ अगर डिस्टर्ब होगी ना तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद डिस्टर्ब होगी। इक्विलिब्रियम का यही कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें इक्वल हो मामला, जिसमें इक्वल हो मामला। आपने वो तराजू देखे हैं हाथ में पकड़ने वाले, ऐसे फिज़िकल बैलेंस के नाम से आपकी केमिस्ट्री की लैब में भी रखे होते हैं, इस तरह के, यूँ उसको पकड़ते हैं ऐसे, यूँ, और यहाँ पर भी एक पान होता है और यहाँ पर भी एक पान होता है। यहाँ से आप इसको अपने हाथ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ पर आप वेट डाल दें, यहाँ पर आप कुछ डाल दें। वो सब्ज़ी वाले जो ठेला होता है उनका, अगर आप देखें वो सब्ज़ी जब बेच रहे होते हैं तो वो किस तरह से बेच रहे होते हैं, आजकल तो वो तराजू आ गए हैं ये वाले, ठीक है, और आजकल तो डिजिटल बैलेंस भी आ गए हैं, लेकिन बहरहाल मैं उस तराजू, उस फिज़िकल बैलेंस की बात कर रहा हूँ, वो आपके पास है। उसको 1 किलो सब्ज़ी अगर तोलनी है तो एक साइड पर 1 kg वेट डालेगा और दूसरी साइड पर सब्ज़ी डालता रहेगा जब तक ये दोनों पान, ये दोनों पलड़े ऊपर नीचे होते 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 ये बिल्कुल आमने सामने नहीं आ जाते। जब ये बराबरी का मामला हो जाता है तो वो जो ठेले वाला, सब्ज़ी वाला है, वो समझ जाता है कि यार ये सब्ज़ी जो है इसका वज़न अब 1 किलो के बराबर हो गया। इस पलड़े में, इस पान में 1 किलो जो है वो 1 किलो का वेट है और दूसरे में सब्ज़ी है। ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, ये बराबर। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक नहीं है, ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, डायनामिक का मतलब होता है मुस्तकिल हरकत में। तो ये भी इक्विलिब्रियम है लेकिन ये स्टैटिक है, ये फिज़िक्स में भी पढ़ा है आप। अब ये इक्विलिब्रियम जो बैलेंस्ड हो चुका, अब ये जो सब्ज़ी वाला है जहाँ वेट रखे हुए हैं, अगर वहाँ पर कोई 200 ग्राम का वेट और डाल देता है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। ऐसे ही होगा ना, ये जो वेट वाला पान है ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा और ये सब्ज़ी वाला पान है ये ऊपर आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करने का ये तरीका है कि ये जो वेट वाला पान है, जिसमें 200 ग्राम मज़ीद वेट इसने डाला है, तो 200 ग्राम के हिसाब से इस साइड पे, इस वाले पान में सब्ज़ी जो है वो डाले, तो वो सब्ज़ी डालेगा तो बराबर हो जाएगा मामला दोबारा से। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो उसको दोबारा सही किया जा सकता है, उसको दोबारा सही किया जा सकता है, उसको दोबारा सही किया जा सकता है। हमारी बॉडी के अंदर ये जो हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं, इनकी मिकदार फिक्स्ड है पानी की, ठीक है। यही सिचुएशन है, इस सिचुएशन को भूलिएगा नहीं। ये जो भी मैंने HCl वाली मिसाल दी है आपको, इस बीकर के अंदर 100 हमने HCl के मॉलिक्यूल डाले थे, 50 जो है ऐसे मॉलिक्यूल थे जो आयनाइज हुए ही नहीं और 50 जो है वो आयनाइज हुए, और इन 50 के दरमियान ही जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। मैं बार बार इसलिए बात बता रहा हूँ कि इस मिसाल से आपने हटना नहीं है। अब इसी को ले लें, आपकी बॉडी की यही सिचुएशन है। ये कंटेनर, आपकी बॉडी, इस कंटेनर में मौजूद पानी, आपकी बॉडी में मौजूद पानी, और इस कंटेनर में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, जबकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है बल्कि पानी ही खुद आयनाइज हो रहा है। और यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, जिसमें से 50 मॉलिक्यूल्स हैं H2O के जो कि आयनाइज हो रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स को केमिकल रिएक्शन करने के लिए वाटर का आयनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते, ये बात जहन में रखिएगा। तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ये 100 में से 50 जो मॉलिक्यूल्स हैं
इनका आयनाइज होना ज़रूरी है और इन 50 मॉलिक्यूल्स के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होना भी ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं ना, जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। आपके और मेरे जिस्म में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है बायोलॉजी की ज़बान में। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस आपकी और मेरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यही डायनामिक इक्विलिब्रियम है। पानी के इन 50 मॉलिक्यूल्स के दरमियान पानी आपकी बॉडी से कम नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पूरी बॉडी, पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम बैठ जाएगा। इसीलिए कहते हैं पानी अपने बॉडी के अंदर उसकी मिकदार बराबर करके रखें। अब चलते हैं इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की तरफ। अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होगा? आपके जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि इन केस अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, अगर ये 50 जो बचे हुए 100 H2O के मॉलिक्यूल्स थे ना, 50 जो है वो आयनाइज हुए थे, 50 आयनाइज हुए ही नहीं थे। अगर वो 50 भी आयनाइज होना शुरू हो जाएं, अब हाइड्रोजन आयन जो है वो पहले 50 थे, हाइड्रोक्साइड आयन भी 50 थे, लेकिन अब जो है एक हाइड्रोजन आयन बन गया या कहीं से आ गया। आपने कोई ऐसा खाना खाया है जिसमें एसिडिटी थी और वो एसिडिटी की वजह से हाइड्रोजन एसिड, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो आपने एसिड खाया, अचार खाया, कुछ भी खाया, तो क्या होगा? वो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर एसिड और वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोजन आयंस आपके ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ब्लड का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। जी, पहले ब्लड का पीएच लेवल ये था 50-50 वाला, बड़ा ओके इक्वल मामला था, कोई टेंशन की बात नहीं। अब मैं कह रहा हूँ पीएच लेवल बिगड़ जाएगा। यही तो है ना पीएच लेवल। पीएच क्या होता है? पीएच आपको हाइड्रोजन आयन का बताता है भाई। पीएच आपको हाइड्रोक्साइड आयंस का बताता है, एसिडिटी का बताता है, बेसिसिटी का बताता है। तो मतलब पीएच जब आपको एसिडिटी और बेसिसिटी का बताता है, तो इनडायरेक्ट वे में पीएच आपको हाइड्रोजन आयंस का बताता है कितने मौजूद हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस का बताता है कितने मौजूद हैं। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएं हाइड्रोक्साइड आयंस से, तो आप कहेंगे ये एसिडिटी हो गई, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो जाएं हाइड्रोजन आयन से, तो आप कहेंगे बेसिसिटी हो गई। दोनों चीज़ें आपके लिए तबाहकुन है आपके जिस्म के लिए। आपकी बॉडी एसिडिक नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी बेसिक भी नहीं होनी चाहिए। ये इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश कर रखा है ना अल्लाह ताला ने, ये ऐसे ही रहना चाहिए। तो आपने अचार खा लिया, ये हाइड्रोजन आयन आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गए। अब ये इजाफी हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं अचार खाने की वजह से, क्योंकि अचार में एसिड है, विनेगर, सिरका है। अब क्या होगा? आपकी बॉडी पहले तो इस डायनामिक इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब होगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा? खुद ही आपकी बॉडी इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को, जो कि वक्ती तौर पर डिस्टर्ब हुआ है इन इजाफी हाइड्रोजन आयंस के आने की वजह से, आपकी बॉडी खुद ही इसी डायनामिक इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर लेगी, सेट कर लेगी। ये खुद ब खुद जो काम हो रहा है आपकी बॉडी क्यों कर रही है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस ऐसे ही होते हैं, बफर सॉल्यूशंस ऐसे ही होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी सॉल्यूशन है, इस बीकर के अंदर भी सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशंस ऐसे ही होते हैं कि अगर उनका पीएच लेवल बिगड़ जाए, हाइड्रोजन आयंस की मिकदार बढ़ जाए या हाइड्रोक्साइड आयंस की मिकदार बढ़ जाए या कम हो जाए, कम होने की सूरत में भी होता है ना भाई, कम होने की सूरत में, या हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएं या हाइड्रोक्साइड आयंस कम हो जाएं, ज़्यादा होने की सूरत में या कम होने की सूरत में जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम दोबारा रीस्टोर कौन करेगा? ये बफर सॉल्यूशंस का काम ही है। जब मैं कह रहा हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को दोबारा से रीस्टोर करना है, तो मतलब पीएच लेवल को बैलेंस करना है, पीएच लेवल को मेंटेन करना है। ये बफर सॉल्यूशंस ऐसे ही होते हैं जो पीएच लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। किसी भी वजह से अगर पीएच लेवल बढ़ जाए, जैसे आपका बढ़ गया अचार खाने की वजह से, या किसी भी वजह से हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो बढ़ गए, तो पीएच लेवल आपकी बॉडी का बढ़ गया है, तो ये बफर सॉल्यूशंस क्या करते हैं? बफर सॉल्यूशंस का बुनियादी काम ही ये होता है कि अगर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार बढ़ जाए या हाइड्रोक्साइड आयंस की मिकदार बढ़ जाए किसी भी चीज़ के अंदर, ज़रूरी नहीं है हमारा जिस्म ही हो, किसी भी चीज़ के अंदर अगर तो इनकी मिकदार बढ़ जाए,
या कम हो जाए तो डेफिनेटली क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। डेफिनेटली क्या होगा, पीएच लेवल डिस्टर्ब होगा, या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, जो आपके लिए मुहल्लिक है, ख़तरनाक है। और बफर सॉल्यूशन का काम ही ये है कि पीएच लेवल को मेंटेन करके रखना, पीएच लेवल को मेंटेन करके रखना और डायनामिक इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करके रखना। समझ में आ गई बात आपको? नहीं समझ में आई तो दोबारा सुनाइए, ये कॉन्सेप्ट देना था मुझे आपको जो मैंने दे दिया। अब इसके की पॉइंट्स जो हैं वो ले लेते हैं, अब इसके नोट्स ले लेते हैं, की पॉइंट्स जो हैं। बफर सॉल्यूशन, और फिर मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स लिखवा के फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बफर सॉल्यूशंस जो हैं पीएच लेवल को मेंटेन करते कैसे हैं। एक एग्जांपल देख के इसको समझेंगे भी। अब तो सबसे पहले बफर सॉल्यूशन की अगर बात आए, बफर सॉल्यूशन व्हाट है क्या भाई? ये व्हाट है क्या? अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कैन मेंटेन इट्स पीएच, a type of solution which can maintain its pH even on number one addition of acid or base, या तो एसिड आपने ऐड कर दिया है या बेस आपने ऐड कर दिया है, एडिशन ऑफ एसिड या बेस। या दूसरी वजह है डाइल्यूशन, कि आपने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया है। जी, एक तीसरा फैक्टर भी है, पानी की मिकदार अगर आप बढ़ा देंगे उससे भी इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो 50 H2O के मॉलिक्यूल जो रिजर्व में पड़े हुए थे ना, आयनाइज नहीं हुए थे, वो आयनाइज होना शुरू हो जाएंगे, वो आयनाइज होना शुरू हो जाएंगे, तो आपका पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट की मिकदार में इजाफा करना, पानी की मिकदार में इजाफा करना। अभी हमने HCl की मिसाल दी थी, HCl में बीकर में पानी था, 50 मॉलिक्यूल आयनाइज हुए थे, 50 हुए ही नहीं थे। आप और करना चाहते हैं और पानी डाल दें, तो ये और जो पानी का आप इजाफा कर रहे हैं इसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। तो इसकी वजह से भी यही होगा। पार्ट्स अगर हम देखें इसके, पार्ट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये बफर सॉल्यूशन जो है जो कि पीएच लेवल को मेंटेन कर लेता है, इसके हिस्से कौन कौन से हैं? ये दो तरह का बफर सॉल्यूशन बेसिकली होता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो ये नंबर 1 पे वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, नंबर 2 पे वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है भाई। और ये करते क्या है? व्हाट डू दे डू, व्हाट डू दे डू, ये जो हैं ये करते क्या हैं? मेंटेन, दे रेसिस्ट द चेंज इन पीएच, ये मुज़ाहिमत करते हैं, दे रेसिस्ट द चेंज इन पीएच। पीएच में अगर चेंज आ रहा हो तो उसको रेसिस्ट करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, नोट करते रहिए, जगह बनाऊं थोड़ी सी।
अब ये जो दो टाइप्स अभी आपको बताई हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, इसके अंदर से एसिडिक बफर को देख लेते हैं पहले। एसिडिक बफर, इसमें हमारे पास क्या होता है, वीक एसिड है, सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट, और नंबर 3 पे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, ये जो टाइप है एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, ये जो टाइप है, इसका पीएच जो ओरिजिनल पीएच है वो pH लेस देन 7 होगा, pH लेस देन 7। ठीक है भाई। इसमें एग्जाम्पल जो है हमारे पास, एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड CH3 जो आपकी बुक में दी हुई है, CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड, क्योंकि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। और दूसरा हमारे पास सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ये सॉल्ट है, ये क्या है, ये सॉल्ट है। ठीक है भाई। बेसिक बफर, बेसिक बफर, ये किससे बना है, वीक बेस, और इसमें सॉल्ट होगा, सॉल्ट दोनों में होगा, सॉल्ट होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। टाइप भी पता लग गई आपको बफर सॉल्यूशन की, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन किन से मिलके बनता है, ये वीक एसिड, सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है, और इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 होता है। अच्छा, बेसिक बफर जो होता है ये वीक बेस से मिलके बनता है, सॉल्ट से और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनता है, और इसका पीएच जो है मोर देन 7 होगा, मोर देन 7 होगा। ठीक है भाई। इसमें जो एग्जाम्पल है वो भी नोट कर लें आप। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेस हो गया। और दूसरा हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट। ठीक है भाई। अब इसका प्रोसीजर, अब ये सवाल बाकी है ना कि ये कैसे रेसिस्ट करेगा, कैसे पीएच को चेंज नहीं होने देगा बफर सॉल्यूशन। इसको ज़रा ध्यान से सुनना है आपको, ताकि इसकी टेक्निकलिटी आपको समझ में आए। ठीक है। और जो मैंने मिसाल शुरू में देके आपको समझाई है ना, वो बात याद रखिए। 2 मिसालें मैंने आपको दे के समझाई हैं। अगर ध्यान से नहीं सुना तो वीडियो बैक करके उसको देखें, क्योंकि अगली बात मेरी जब ही समझ आएगी। HCl वाली जो मैंने मिसाल दी थी, और ह्यूमन बॉडी वाली जो मैंने मिसाल दी थी जिसमें H2O था, इसमें 100 मॉलिक्यूल्स से, 100 मॉलिक्यूल्स में से 50 अलग अलग हो गए थे। 50 HCl के मॉलिक्यूल से मैंने कहा था कि ये सोल्यूशन में वैसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि मिकदार से ज़्यादा आपने डाल दिए तो ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा सोल्यूशन, ये वैसे ही पड़े हुए हैं। इनका किरदार अब आपके सामने आएगा। ये जो इजाफी पड़े हुए हैं ना HCl के मॉलिक्यूल उस सोल्यूशन में, उसका काम अब आपको समझ में आएगा। इसी तरह यहाँ पर हमने मिसाल के तौर पर ह्यूमन बॉडी में 100 H2O के मॉलिक्यूल्स लिए थे। 50 के अंदर हमने देखा था डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, वो आयनाइज हुए हुए हैं, और 50 H2O के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो वैसे ही पड़े हुए हैं, जो वैसे ही पड़े हुए हैं। अब उनका किरदार आपको समझ में आएगा। यहाँ जो हम मिसाल लेंगे वो हमने एसिटिक एसिड की ली थी। जैसे कि एसिटिक एसिड जो है, अगर आप वो पानी में डालते हैं, ये वीक एसिड है CH3COOH, अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन। सेम सिचुएशन है यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमारे पास एसिटिक एसिड के सपोज करें 100 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से 50 तो आयनाइज हो रहे हैं, 50 आयनाइज हो रहे हैं, और 50 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स वैसे ही पड़े हुए हैं।
ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास सोडियम एसीटेट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ये सॉल्ट है। इसके साथ भी सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है बिल्कुल। इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से 50 आयनाइज हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है, और 50 सोडियम एसीटेट के मॉलिक्यूल, 50 सोडियम एसीटेट के मॉलिक्यूल वो कोई पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ मौजूद हैं उस सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये पानी में होगा तो ये भी क्या करेगा, सोडियम आइंस प्रोड्यूस करेगा, और ये भी एसीटेट आइंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं व्हेन एसिड इज एडिड, व्हेन एसिड यानी कि हाइड्रोजन आयन, जब हम कह रहे हैं ना कि हम एसिड को ऐड करेंगे तो मतलब हाइड्रोजन आयन हम ऐड करेंगे। व्हेन एसिड इज एडिड, जब आप एसिड को ऐड कर रहे हैं, अब क्या होगा, ये केस नंबर 1 है। ऑब्वियस सी बात है, पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन आपने डाल दिए हैं, उससे पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। आपको पता है ना एसिडिटी कहाँ जाती है, 7 से नीचे जाती है, 6, 5, 4, 2 यहाँ पर आएगी। बेसिसिटी 7 से ऊपर जाती है, 8, 9, 10। तो यहाँ पर जब आप एसिड को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस का इजाफा हो रहा है, अब गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। अब ये इजाफी जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये जो एडिड आयंस हैं, एडिड, इसको मैं लिख रहा हूँ एडिशनल, ये क्या करेंगे, पीएच लेवल जो है वो रेज कर देंगे, पीएच लेवल जो है वो बढ़ा देंगे। बढ़ाने से मतलब ये है कि पीछे की तरफ आएगा ना, क्योंकि एसिडिटी है। तो सपोज करते हैं पीएच लेवल यहाँ पर पहले जो है वो कितना था, 6 था, जो कि बैलेंस था। अब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 नॉर्मल था इक्विलिब्रियम पे, और 5 जो है अब ये एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल हो गया। अब इसका हल क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि ये जो एसिटिक एसिड है और ये जो सोडियम एसीटेट है, 50-50 मॉलिक्यूल इनके रिजर्व में पड़े हुए थे ना, 50-50 मॉलिक्यूल। उनका काम अब आपके सामने आएगा। ये देखिए, ये 100 CH3COOH, इनमें से 50 जो हैं एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आयनाइज हुए, और क्या सिचुएशन बन गई है, ये तो आयनाइज 50 आयनाइज हो गए हाइड्रोजन आयन, और 50 ही एसीटेट आयन। और 50 जो हैं वो क्या हैं, वो उनमें कोई तब्दीली नहीं हो रही, वो वैसे ही पड़े हुए, ये वैसे ही पड़े हुए। अब ये जो आपने हाइड्रोजन आयंस ऐड किए हैं, मिसाल के तौर पर आपने 10 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर दिए हैं, एसिड आपने डाला, ये 10 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर आएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। अब ये 10 हाइड्रोजन आयंस और आ गए। अब ये क्या करेंगे, ये 10 हाइड्रोजन आयंस जो है वो मिलके कितने हो जाएंगे, 60 हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे, और सोल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा, पीएच लेवल नीचे चला जाएगा, 6 से 5 पे आ जाएगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की कमी हो गई है यहाँ पर, अब ये क्या करेंगे, ये जो 50 एडिशनल एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए थे, इनमें से 10 जो है वो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ये आयनाइज हो जाएंगे, ये आयनाइज हो जाएंगे 10। तो ये 10 हाइड्रोजन आयन यहाँ से आ जाएंगे, और 10 जो है वो एसीटेट आयन भी आएंगे। बल्कि मुझे ये कहना मुनासिब होगा कि
नहीं, मैंने आपको उल्टा बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा वहीं से चलते हैं। तो ये जो 60 हाइड्रोजन के आयन हो गए, ये 10 हाइड्रोजन के आयन जिन्होंने पीएच लेवल को बिगाड़ दिया, अब यहाँ से क्या होगा, 10 एसीटेट आयन जो है वो निकलेंगे, 10 एसीटेट आयन ये इसके साथ मिल जाएंगे, इसके साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे, और जब हाइड्रोजन आयन 10 जो हैं 10 एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, उससे 10 ये बन जाएंगे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल। और टोटल जो आपके पास रिजर्व में ये जो 10 पड़े हुए थे, ये अब क्या होंगे, ये इनमें शामिल हो जाएंगे, ये 60 हो जाएंगे, ये 60 हो जाएंगे। तो वो जो इजाफी आपने 10 हाइड्रोजन आयन डाले थे उनको बैलेंस किसने कर दिया, ये जो एसीटेट आयंस जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये एसीटेट आयंस फ़ौरन जो है इन इजाफी 10 हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करके ये 10 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल और बना लेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इजाफी मॉलिक्यूल जितने भी पड़ते रहें। तो इस तरह से इस बफर सोल्यूशन ने अपने पीएच लेवल को मेंटेन करके रखा। दोबारा 50 ही रह गए ना, ये 10 की कहानी ख़त्म हो गई जो गए थे, सिर्फ 10 एसीटेट आयन की कुर्बानी देनी पड़ी यहाँ पर, बस इतना हुआ है। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरह से पीएच लेवल एसिडिक सोल्यूशन का हमने बैलेंस कर दिया। अब चलते हैं बेसिक सोल्यूशन की तरफ। एसिडिक सोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया, एसिडिक बफर सोल्यूशन। बेसिक बफर सोल्यूशन जो है वो कैसे बैलेंस होगा। बेसिक बफर सोल्यूशन, अच्छा बेसिक बफर सोल्यूशन जो है उसमें आप क्या कर रहे हैं, अब ये दूसरा केस आ गया, व्हेन बेस से मतलब यहाँ पर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस एडिड। अब आप ये ऐड कर रहे हैं, अब आप ये ऐड कर रहे हैं, ये जो हमारे पास है CH3 COOH हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन CH3 COOH। अब मिसाल के तौर पर 10 जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस आपने ऐड कर दिए, आपने बेस मिलाया है ना, तो 10 जो है आपने हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड कर दिए। ये 50 हैं हाइड्रोजन आयन, ये भी 50 हैं हाइड्रोजन आयन, ये भी 50 जो हैं वो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए थे, ठीक है, और 50 अभी एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल इजाफी पड़े हुए हैं। ये रिज़र्व अमाउंट है। अब ये जो 10 इसमें शामिल हुए हैं, ये 10 पता है क्या करेंगे, इस 50 में से पहले तो ये जैसे ही 10 हाइड्रोक्साइड आयंस के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो क्या होगा, बेसिसिटी में इजाफा होगा ना, बेसिसिटी में इजाफा होगा, पीएच लेवल चेंज होगा, 7 से आगे जाने की कोशिश करेगा। सपोज़ करते हैं अभी नॉर्मल जो है पीएच जो है वो 9 है, तो ये बढ़ जाएगा और ये 10 हो जाएगा, एब नॉर्मल हो जाएगा। और अब क्या होगा, जब ये 10 हाइड्रोक्साइड आयंस आ गए हैं तो यहाँ से 10 हाइड्रोजन आयन जो है वो निकलेंगे, और इन 10 हाइड्रोजन आयन और 10 हाइड्रोक्साइड आयंस के दरमियान क्या होगा, रिएक्शन होगा, और 10 जो है H2O के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ख़त्म हो गई कहानी। 10 OH के 10 हाइड्रोक्साइड आयंस के आयंस जो आए थे उनको किसने काबू कर लिया, इन 50 हाइड्रोजन आयन में से 10 हाइड्रोजन आयन आ गया, इनके साथ रिएक्ट करके इनको पानी बना दिया। तो पीएच लेवल जो वक्ती तौर पर डिस्टर्ब हुआ था वो दोबारा रिस्टोर होकर पुरानी पोजीशन पे चला जाएगा। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि सर यहाँ तो 40 हाइड्रोजन आयन बच जाएंगे, तो इस तरह से भी तो एसिडिटी डिस्टर्ब होगी ना। आप परेशान नहीं हो, तो आपने सही कहा, क्योंकि ज़्यादा होने से भी एसिडिटी डिस्टर्ब होती है, पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है, बेसिसिटी डिस्टर्ब होती है, कम होने पे भी यही होता है। तो यहाँ पर ये जो भाई इतने सारे ये एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं और इतने सारे ये जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, ये क्या होगा, इनमें से 10 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो आगे आ जाएंगे और ये आयनाइज होंगे,
इससे 10 हाइड्रोजन आयन जो है वो और आ जाएंगे, और ये 10 हाइड्रोजन आयन इसके साथ मिलेंगे, दोबारा इसकी पुरानी पोजीशन बहाल हो जाएगी और फिर से दोबारा ये 50 हाइड्रोजन आयंस जो है वो आ जाएंगे और डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका इस तरह से बैलेंस रहेगा दोनों सूरतों में। अगर एसिड में इजाफा करेंगे, हाइड्रोजन आयंस में इजाफा करेंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड मौजूद है, ये एसीटेट आयन मौजूद है, सॉरी फिर भूल जाता हूँ यार मैं, ये एसीटेट आयंस जो हैं ये मौजूद हैं, ये आगे आएंगे और उन 10 हाइड्रोजन आयंस को जो आपने एसिड ऐड करने की सूरत में डाले हैं उसको न्यूट्रलाइज करके एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बना लेंगे। अगर आप बेस में इजाफा करते हैं, OH आयंस में इजाफा करते हैं, तो OH आयंस को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयंस आगे आएंगे और वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे, और हाइड्रोजन आयंस की जो कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, उसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ से 10 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स वो क्या होंगे, वो डिसोसिएट हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, 10 मज़ीद हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो बराबर रहेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं यहाँ पर बफर कैपेसिटी और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ बफर। शॉर्ट टर्म में इसको भी देख लें ज़रा, ये भी टॉपिक है इसके अंदर, बफर कैपेसिटी। एक लिमिट होती है, कैपेसिटी का मतलब होता है गुंजाइश, एक लिमिट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एसिड डाल देंगे ना किसी बफर सोल्यूशन के अंदर, फिर वो तबाह हो जाएगा, फिर गुंजाइश नहीं है। बफर सोल्यूशन एक हद तक जो है पीएच लेवल को मेंटेन करके रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो एसिड का इजाफा कर दिया, यानी कि हाइड्रोजन आयंस का इजाफा कर दिया, या बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने बेस का इजाफा कर दिया, यानी कि OH आयंस का, हाइड्रोक्साइड आयंस का इजाफा कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर बड़ा मसला हो जाएगा। ये बफर सोल्यूशन उसको टैकल नहीं कर सकता, उसको एकोमोडेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब बफर सोल्यूशन की भी एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आपसे कोई पूछता है उर्दू में तो आपको समझ में आ गया कि सर बफर कैपेसिटी का मतलब ये है कि हर बफर सोल्यूशन की एक लिमिट है। ठीक है, एग्जाम में लिखना हो तो भाई ये क्या कहेंगे, द क्वांटिटी ऑफ एसिड बेस, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए बफर कैपेसिटी की, द क्वांटिटी ऑफ एसिड बेस, एसिड और बेस की वो मिकदार, तो क्वांटिटी ऑफ एसिड बेस दैट बफर सॉल्यूशन कैन accommodate, that buffer solution can hold, या बियर कर लें या एकोमोडेट कर लें, बर्दाश्त कर सकता है। तो एसिड बेस की वो मिकदार जो कि बफर सोल्यूशन बर्दाश्त कर सकता है, उसको टैकल कर सकता है, इसको टैकल कर लें, टैकल कर सकता है, उसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। अगर उस लिमिट से ज़्यादा आपने जो है एसिड और बेस को ऐड कर दिया तो उसकी लिमिट से, उसकी कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा मामला। ठीक है भाई, अब चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। काम क्या क्या है एप्लीकेशंस। अब मैं ये ओरल बता रहा हूँ यार, क्योंकि मैं भी थक गया बोल बोल के, गर्मी भी बहुत हो रही है। आपको पता ना इंडिया पाकिस्तान के अंदर कितनी इस वक्त गर्मी चल रही है, बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी, ये पूरा का पूरा रीजन इस वक्त तो बस भट्टी बना हुआ है, पूछे मत। तो इसकी एप्लीकेशंस यार वैसे ही सुन लें, फिर पार्ट 10 की तरफ चलेंगे अगले वीडियो के अंदर, इसमें सॉल्ट्स और उसकी टाइप्स हम देख लेंगे। नॉर्मल ब्लड का जो पीएच है वो 7.3 से 7.4 तक है। ठीक है, ये नॉर्मल आपका हमारा जो ह्यूमन ब्लड है इसका पीएच लेवल जो है वो 7.3 से लेके 7.4 तक है। अच्छा क्यों है भाई, वाई? अगर आप गौर करें तो इसका मतलब हमारा जो ब्लड है वो बेसिक है, एसिडिक नहीं है। ठीक है, 7 से आगे जा रहा है ना, और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो ज़्यादा हैं हाइड्रोजन आयंस के मुकाबले में। पानी जो है, तो हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो ज़्यादा हैं हाइड्रोजन आयंस के मुकाबले में, इसीलिए हमारा जो ब्लड है
वो बेसिक है, ठीक है। और पीएच लेवल हमारे ब्लड का क्या है, 7.3 से 7.4 तक ये नॉर्मल है। क्यों, वाई, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। नोट कर लें इसको, बाइकार्बोनेट सॉल्ट जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, ये वजह है, और कार्बोनिक एसिड, ये एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, ब्लड में मौजूद है, कार्बोनिक एसिड। तो दो चीज़ें हैं जो कि हमारे ब्लड में मौजूद हैं, एक तो एसिड है जिसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, दूसरा सॉल्ट है जिसको बाइकार्बोनेट सॉल्ट कहा जाता है। इनकी वजह से हमारे ब्लड का पीएच लेवल 7.3 टू 7.4 होता है। अच्छा, उसके अलावा अब ओरल सुन लें, ये तो लिखने वाली बात थी। फर्मेंटेशन के अंदर जो है वो बफर सॉल्यूशंस का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। डाई प्रोसेस, रंगाई के लिए, कलर से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्रियल लेवल की एप्लीकेशंस बता रहा हूँ आपको। तो डाई प्रोसेस जितने भी हैं, रंगाई वाले, कपड़ों को रंगना है या किसी दूसरी चीज़ों को रंगना है, ठीक है, तो वहाँ पर बफर सॉल्यूशंस बड़ा अपना अहम किरदार अदा करते हैं। फर्मेंटेशन में बफर सॉल्यूशंस अपना बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं या ड्रग्स बनाने वाली कंपनियां हैं, अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हैं, वो बफर सॉल्यूशंस का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। इसके अलावा बफर सॉल्यूशंस जो हैं, ज़मीन का भी पीएच लेवल होता है, आपको पता है, ज़मीन का, मट्टी का जो पीएच लेवल है वो भी मेंटेन रखने में बफर सॉल्यूशंस अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। ये फार्मर हजरात जो हैं वो जानते हैं। आपने देखा होगा कोई ज़मीन जो है वो कलर्ड हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती है, उसका पीएच लेवल बिगड़ चुका है, ठीक है। तो अगर बफर सॉल्यूशन उसके अंदर डाला जाएगा तो वो पीएच लेवल जो है वो सेट हो जाएगा उसका। इसके अलावा फूड आइटम्स जो हम खाना खाते हैं उनके अंदर भी उसका भी पीएच लेवल होता है। तो पीएच लेवल जहाँ जहाँ पर भी होगा, चाहे फूड आइटम्स की बात आए, मट्टी की बात आए, ह्यूमन ब्लड की बात आए, या इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्मेंटेशन की बात आए, डाइस की बात आए, तो जहाँ पीएच लेवल को आपको चाहते हैं कि वो नॉर्मल रहे, वो डिस्टर्ब ना हो, वो मेंटेन रहे, तो आप ऐसे सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि उसको खुद ही रेसिस्ट कर दे किसी भी चेंज को, और उन सोल्यूशंस को हम कहते हैं बफर सोल्यूशंस। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।